फिनलैंड की पीएम है सना मरीन। वो अपनी प्राइवेट पार्टी करती हैं, लेकिन जनता को पसंद नहीं आया और जनता से उनको माफी मांगनी पड़ती है। और हम लोग इंडिया में इंटेलेक्ट मुफ्त के बने हुए हैं। दोस्त, विडंबना यह है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में फिनलैंड के मुकाबले हम यानी कि भारत तो कहीं ठहरता ही नहीं। पहली बात, कहां फिनलैंड दुनिया के टॉप 10 देशों में है और वहीं भारत की स्थिति आप देखोगे तो बदतर ही है भाई साहब। भारत कुल 140 देशों की लिस्ट में ना 136वें पायदान पर है। क्या मुझे बताइए, क्या प्रधानमंत्री को प्राइवेट लाइफ का हक नहीं है? क्या किसी प्रोफेसर की प्राइवेसी की इज्जत नहीं है? कोलकाता में क्या हुआ देखो ना। अमीश देवगन जी राहुल गांधी जी से के बारे में पूछते हैं, आजाद जी से, कि आप ये बताइए वैकेशन के लिए राहुल गांधी जाते कहां पर है? सर बेडरूम तक की बातें भी कर लो ना स्टूडियो में बैठ करके। मुझे ये नहीं लगता कि चैनल की क्या मजबूरी है कि इनको रखने की। मुझे तो इनकी पत्रकारिता समझ में आती नहीं, पता नहीं क्या मजबूरी है। खैर, बात फिनलैंड की पीएम की कर रहा हूं मैं, उसी पे कंटिन्यू रखते हैं। फिनलैंड में प्रधानमंत्री सना मरीन का देर रात पार्टी करने और नाचने गाने का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पे आता है या फिर उसको कहूं तो लीक होता है, जब वायरल हुआ तो बवाल मच गया। लोग कहने लगे कि प्रधानमंत्री इतना गैर जिम्मेदार है, वॉर की विभीषिका से पड़ोस सुलग रहा है और वो मस्ती कर रही है मैडम। संदेह जताया गया कि सना ने ड्रग्स भी लिए होंगे। अब सना ने इसके लिए ड्रग टेस्ट भी करवाया, रिपोर्ट सामने आती है तो नेगेटिव होती है। और इसके बाद प्राइवेट पार्टी के लिए दोस्तों की कुछ आपत्तिजनक जो फोटोज है ना, वो कहा कि चलो ठीक है मैं इसके लिए माफी मांगती हूं। हालांकि बहुतों ने सना मरीन का पक्ष भी लिया है, उन्होंने नहीं बोला कि नहीं कर सकती हैं वो। लोग पक्ष में ये भी कहते हैं कि पीएम होने की वजह से उनकी जो पर्सनल लाइफ है ना, उनका कुछ नहीं होता है। पर्सनल लाइफ नहीं होती क्या? पार्टी कर लिया तो क्या गलत कर लिया? क्या सना की आलोचना इसलिए हो रही है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हो रहा है और फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन करने का मन बना रखा है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि सना मरीन और उनकी सरकार, जिसमें महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में हैं, अक्सर आलोचनाओं का शिकार उनको होना पड़ता है। उनकी महिला मंत्रियों को नित्य उत्पीड़न करने वाले संदेश लगातार मिलते रहे हैं। जब इंस्टा पर सेल्फी उन्होंने डाली थी तब भी उनको नहीं बख्शा गया था। अब तो उन्हें पार्टी सना कहा जाने लगा है। एक कड़वी सच्चाई दोस्त ये है कि महिला कितनी भी सक्षम हो जाए, कितनी भी सफल हो जाए, उसकी यदि कोई पर्सनल लाइफ है, चॉइस है, वो तब तक है जब तक वो सीक्रेट है। जिंदगी उसकी खुली किताब नहीं हो सकती है। लेकिन पुरुष की मनमर्जी हो या फिर कोई प्राइवेट मूवमेंट अगर लीक हो जाए तो मर्दानगी की बात बताना शुरू कर देते हैं, करार देते हैं। लोग औरतों को पर्सनल स्पेस, चॉइसेस क्यों नहीं देते, ये सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। और हाँ, प्राइवेट और पर्सनल लाइफ की वजह से बदनाम करना आपको कितना जायज लगता है? प्रोफेशनल अलग रखो, पर्सनल अलग रखो, प्राइवेट अपनी अलग रखो। मुझे तो बहुत बेहुदा लगता है दोनों डिस्कशन करना। पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करके आप देते हैं तो मुझे बड़ा बेहुदा लगता है। दूसरी बात मैं कर लेता हूं, कांग्रेस का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आज हर आदमी कांग्रेस की कमियां बता रहा है, सुधार के लिए कोई सुझाव नहीं दे रहा है। यह भी कितना दुर्भाग्य है कि लोग या तो कांग्रेस को संपूर्ण विरोध में खड़े हो जा रहे हैं या फिर संपूर्ण समर्थन में। कांग्रेस की स्थिति पर तार्किक विचार का जो स्पेस है वो लगभग खत्म हो गया है। और हैरानी की बात यह होती है कि कांग्रेस के नेता पार्टी के चुनाव हारने की मिसाल देकर के पार्टी छोड़ करके चले जा रहे हैं। और मीडिया में कवरेज आप देखिए, वो इस तरह से सामान्य नागरिकों को चर्चाओं में इसको सही ठहराने की कोशिश भी करते हैं। ये डिस्कोर्स को बदल देना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं इतिहास में ले जाऊंगा तो इतिहास में ऐसा कुछ होता नहीं था। देखो, देश की कम्युनिस्ट पार्टियों ने सैकड़ों चुनाव हारे होंगे। 2004 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने के बाद लगातार उनकी सीटें घट रही हैं और एक एक करके पार्टी जो है वो राज्यों की सत्ता से बाहर होती चली जा रही है। फिर भी कहीं सुना आपने कि भैया ये फलाना आदमी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया? हाँ, इक्का दुक्का बात अलग है। इक्का दुक्का का नाम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। एक तो कांग्रेस में ही है। भारतीय जनसंघ और भाजपा लगातार चुनाव हारते हैं। भाजपा का गठन 1980 में हुआ था और अगले लोकसभा चुनाव में वह सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। इसके बावजूद भी उसके नेता छोड़ करके पार्टी नहीं चले जाते हैं। वो चुनाव जीतने की हर एक मुमकिन रास्ते को तलाशते हैं। अगर चलो एक पॉइंट मान भी लेते हैं कि स्थिति कांग्रेस की बहुत बदतर है और आंकड़े बताते बदतर है, लेकिन बेहतर क्यों नहीं बनाया जा सकता उसको? क्या ये अच्छा नहीं होता कि गुलाम नबी आजाद पार्टी में रहकर के नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व को खड़े होकर चुनौती देते? उनके एक साथी हैं नेता मनीष तिवारी ने बड़ा बेहद बढ़िया बात बोली। वो कहते हैं कि देखो, वो कांग्रेस के हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं। अगर आजाद को अपने को हिस्सेदार मानते, शरद पवार अपने को हिस्सेदार मानते, ममता बनर्जी अपने को भी हिस्सेदार मानती,
तो ये सब लोग कांग्रेस छोड़ने के बजाय पार्टी के अंदर रह करके इनकी कमियों को खामियों को दूर करने का प्रयास करते और बेहतरी के लिए काम कर रहे होते। बात सही है गलत है? अब सोचिए कि अगर शरद पवार, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी जैसे तमाम नेता कांग्रेस में अगर रहते तो कांग्रेस बर्बादी के मौजूदा मुकाम तक जो पहुंची है, क्या वो पहुंच पाती? हो सकता है कि इसमें कांग्रेस नेतृत्व की कुछ गलतियां हों, लेकिन छोड़कर जाने वालों ने सर्वाधिक नुकसान कांग्रेस को पहुंचा है, इस बात में कोई दो राय वाली बात नहीं है। वही काम आजाद ने भी किया है। उन्होंने कोई समाधान नहीं दिया, उल्टे लोगों की नजरों में कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर गए, बचकाना कह करके चले गए। अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे नेताओं का ना ईमान, ना स्ट्रेटेजी, ना आइडियोलॉजी कुछ नहीं होती है। सिर्फ सत्ता और कुर्सी और सरकारी आवास इनकी प्राथमिकता होती है। दैट्स इट। और मेन स्ट्रीम मीडिया आपको पूछता रहता है कि राहुल गांधी वैकेशन के लिए वहां क्यों जाते हैं, क्या करते हैं। बेडरूम की बातें भी कर लिया करो सर, ग्राफिक्स टीम आपके पास है, बताइए दुनिया को सब। वो तो अहम चर्चा जो है। बस इतना ही मेरी तरफ से। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।